15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल थी। लोग सुरक्षा जांच के लिए कतारों में एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। यात्रियों को बुलाने वाले लाउडस्पीकर की आवाज लगातार गूंज रही थी। एक एयरबस विमान दिल्ली से मुंबई की उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। विमान के अंदर का माहौल किसी हवाई बाजार से कम नहीं था। कोई फोन पर अपने काम निपटाने में व्यस्त था, तो कोई सोशल मीडिया पर चेक इन करने के लिए तस्वीरें खींच रहा था। बच्चे अपने माता पिता से चहक चहक कर पूछ रहे थे कि हवाई जहाज कब उड़ेगा। एयर होस्टेस अपनी साफ सुथरी वर्दी में थीं। उनके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन कदमों में तेजी थी। वे यात्रियों को उनकी सही सीटों पर बैठने के लिए निर्देश दे रही थीं और मना भी रही थीं। इस आधुनिक माहौल में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का आना किसी बेसुरी धुन जैसा था। वह लगभग 50 साल का था, दुबला पतला शरीर, कंधे थोड़े झुके हुए। उसने एक पुराना कोट पहन रखा था जिसके कंधे घिस चुके थे और रंग फीका पड़ गया था। अंदर पहनी हुई शर्ट में सिलवटें पड़ी थीं। उसके बालों में सफेदी झलक रही थी और वे उलझे हुए थे। चेहरे पर थकान की गहरी झुर्रियां थीं। पैरों में पहने चमड़े के जूते भी पुराने और घिसे हुए थे। वह ऐसे चल रहा था मानो किसी लंबी यात्रा से थक कर आया हो। जैसे ही उसने विमान में कदम रखा, कई निगाहें तुरंत उसकी ओर घूम गईं और कानाफूसी शुरू हो गई। हे भगवान! अब भिखारी भी हवाई जहाज में उड़ने लगे। क्या पता नहीं कहीं गलत फ्लाइट में तो नहीं आ गया। इसके बगल में बैठना तो मुश्किल हो जाएगा। एक युवा लड़की जो ऑफिस की ड्रेस पहने हुए थी और सेल्फी ले रही थी, ने हैरानी और घृणा से उसे देखते हुए अपनी नाक पर हाथ रख लिया। पास की सीट पर बैठा एक मोटा आदमी मुंह बनाकर अपनी पत्नी से फुसफुसाया। सफर का सारा मजा ही किरकिरा हो गया, लेकिन उस आदमी को जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। उसने बस सिर झुकाकर अपना टिकट एयर होस्टेस को दिखाया और चुपचाप अपनी सीट की ओर बढ़ने लगा, आसपास की घूरती नजरों से बचते हुए। न कोई सफाई, न कोई जवाब। आखिरकार वह खिड़की के पास वाली अपनी सीट 17 पर पहुंचा। वह धीरे से बैठ गया, अपने पतले हाथों से सीट को सहलाया और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा, जहां दूर नीला आसमान झोंक रहा था, जैसे वह अंदर के शोर से बचना चाहता हो, जबकि पूरा विमान बातों में मशगूल था। सीट 17 के उस कोने में एक आदमी हजारों तानों के बीच चुपचाप बैठा था। किसी को क्या पता था कि यही तिरस्कृत व्यक्ति इस खास उड़ान की तकदीर बदलने वाला था। सीट पर बैठे उसे कुछ ही देर हुई थी कि वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति असुविधा का केंद्र बनाई ही गया। उसके बगल में बैठी युवा महिला, जिसके बाल लहरदार थे और होंठों पर सुर्ख लाल लिपस्टिक थी, ने अपनी नाक सिकोड़ ली और अपने बैग से एक सुगंधित टिश्यू निकालकर नाक पर रख लिया। उसने घृणा से अपना शरीर थोड़ा दूसरी तरफ खिसका लिया और फुसफुसाई, भगवान जाने नहाता धोता भी है या नहीं, और हवाई जहाज में चढ़ गया। पास के कुछ और यात्रियों ने भी कानाफूसी शुरू कर दी। सूट पहने एक आदमी ने जल्दी से एयर होस्टेस को बुलाया। मैडम प्लीज मेरी सीट बदल दीजिए। इस आदमी के बगल में बैठना नामुमकिन है। इससे अजीब सी बदबू आ रही है। प्रिया नाम की युवा एयर होस्टेस ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, माफ कीजिए सर, आज फ्लाइट पूरी तरह से भरी हुई है। बदलने के लिए कोई खाली सीट नहीं है। कृपया थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। सूट वाले आदमी ने गुस्से में हंफ किया और नाराजगी भरे चेहरे के साथ अपनी सीट पर वापस बैठ गया। विमान का माहौल तनावपूर्ण हो गया था और सारी घृणित और घूरती हुई निगाहें सीट 17 की ओर थीं। लेकिन वह आदमी अपने थके हुए चेहरे और पुराने कोट के साथ चुपचाप बैठा रहा। उसने कोई सफाई नहीं दी, बस अपने हाथ घुटनों पर रखे और खिड़की से बाहर देखता रहा, जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। उसकी यह शांति आसपास के लोगों को और भी ज्यादा परेशान कर रही थी।
क्योंकि उसकी खामोशी उनके बुरे बर्ताव का आईना बन गई थी। अचानक पीछे की सीट से एक आवाज आई, झिझकती हुई लेकिन हैरानी भरी, "एक मिनट, क्या आप रघुवीर सर हैं?" एयरफोर्स अकादमी के पुराने टॉपर सब ने पीछे मुड़कर देखा। सीट 17 पर बैठे उस आदमी ने धीरे से अपनी भौहें उठाईं और आवाज की दिशा में घूमा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई जिसमें थोड़ा दर्द भी छिपा था। "बहुत समय हो गया। पुरानी बातें हैं। तुम्हें अब भी याद है?" आवाज देने वाला एक मोटा आदमी था जो देखने में काफी सफल लग रहा था और उसने सोने की घड़ी पहन रखी थी। वह आगे की ओर झुका, उसे घूर कर देखा और फिर अचानक जोर से हौंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि कई और लोग भी ध्यान देने लगे। "अरे वाह, तुम वही हो। एक जमाना था जब अकादमी में रघुवीर का नाम हर कोई जानता था। लगातार टॉपर अखबारों में भी तारीफें छपती थीं। और आज देखो, तुम यहाँ बैठे हो फटेहाल कपड़ों में, एक हारे हुए इंसान की तरह। सच में किस्मत भी क्या खेल खेलती है।" उसका लहजा ऐसा था जैसे वह किसी पुराने दोस्त को पहचान रहा हो, लेकिन उसमें ताना भी भरा हुआ था। सीट 17 पर बैठे रघुवीर ने बस एक शांत मुस्कान दी। उसकी आंखों में न कोई गुस्सा था, न कोई विरोध, बस पुरानी यादों की एक धुंधली सी परत थी। उसने धीरे से जवाब दिया, "वक्त बदलता है तो इंसान भी बदल जाता है। अब मैं कोई टॉपर नहीं हूं, बस एक आम यात्री हूं, पुराना दोस्त।" और जोर से हंसा और आसपास के लोगों की तरफ ऐसे हाथ हिलाया जैसे कोई जीत का जश्न मना रहा हो। "देखा, मैं गलत नहीं था। यह एक जमाने का सितारा था जिसे देखकर हजारों लोग प्रेरणा लेते थे। और आज देखो, इकोनॉमी क्लास में बैठा है और लोग इससे बदबू आने की शिकायत कर रहे हैं। कौन यकीन करेगा?" उसकी व्यंग्यात्मक हंसी पूरे विमान में फैल गई और लोग उसे आधी जिज्ञासा और आधी हंसी के साथ देखने लगे। किसी ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, "सच है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज आसमान में तो कल जमीन पर।" इन तानों के बीच रघुवीर शांत बना रहा। उसने अपनी पतली उंगलियों को कस लिया, लेकिन उसकी नजरें खिड़की के बाहर टिकी रहीं जैसे वह अपने लिए एक अलग आसमान ढूंढ रहा हो। एक ऐसा आसमान जहां ये कड़वे शब्द पहुंच न सकें। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में यही तिरस्कृत व्यक्ति उन सब की आखिरी उम्मीद बनने वाला था। एयरबस को दिल्ली से उड़े अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि दक्षिण में आसमान अचानक काले बादलों से घिर गया। घने तूफानी बादलों के बीच बिजली कड़कने लगी और गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। अचानक एक जोरदार झटके ने पूरे विमान को हिला दिया। कई यात्री चीख पड़े, किसी ने अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया, तो किसी ने बिना जरूरत के ही ऑक्सीजन मास्क खींच लिया। सामान रखने वाले डिब्बों से चीजें गिरने लगीं। एयर होस्टेस प्रिया ने जल्दी से सबको शांत करने की कोशिश की। "देवियों और सज्जनों, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें और शांत रहें। विमान बस एक हल्के तूफानी क्षेत्र से गुजर रहा है।" लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक और झटका लगा जो पहले से दोगुना तेज था। विमान ऐसे हिलने लगा जैसे कोई विशाल हाथ उसे पकड़कर जोर जोर से हिला रहा हो। रोने, प्रार्थना करने और चीखने की आवाजें हर तरफ गूंजने लगीं। अचानक कॉकपिट का दरवाजा खुला और एक एयर हॉस्टेस बाहर भागी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आवाज कांप रही थी, "कैप्टन, कैप्टन बेहोश हो गए हैं। शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ा है।" यह खबर एक बिजली की तरह गिरी और कुछ सेकंड के लिए पूरा विमान सन्न रह गया। चीखते हुए मुंह अचानक बंद हो गए, बस लोगों के दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। को पायलट, एक 30 साल से भी कम उम्र का नौजवान, कॉकपिट में अकेले संघर्ष कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और वह लगातार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बाहर का तूफान बहुत तेज था। विमान एक पत्ते की तरह तूफान में डगमगा रहा था। हेड एयर हॉस्टेस ने अपनी आवाज को संयमित रखने की कोशिश करते हुए माइक्रोफोन पर घोषणा की,
यात्रियों से अनुरोध है, हमारे कैप्टन की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। को पायलट विमान को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। क्या आप में से किसी को हवाई जहाज उड़ाने का अनुभव है? यह एक आपातकालीन स्थिति है। एक आप आर्ड की बहुत गंभीर है। खामोशी छा गई। 200 से ज्यादा लोग अपनी सीटों पर जड़ होकर बैठ गए। उनकी आंखें खुली थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। सबकी निगाहें बेचैन और डरी हुई थीं। विमान के पिछले हिस्से में एक बूढ़ी औरत हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी छोटी बेटी को सीने से लगाकर फुसफुसा रहा था, कुछ नहीं होगा बेटा, डरो मत। लेकिन उसकी आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। वह महिला जो कुछ देर पहले बदबू की वजह से नाक सिकोड़कर रही थी, अब कांप रही थी और उसने सीट को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखें कॉकपिट के दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हो। पूरे विमान में सन्नाटा था। इंजन की गड़गड़ाहट और बाहर की बिजली की कड़कड़ाहट ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। इस जानलेवा स्थिति में हर एक सेकंड सदियों जैसा लग रहा था। लोग माइक्रोफोन की ओर देख रहे थे, किसी साहसी आवाज के उठने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई हाथ नहीं उठा। डर धीरे धीरे सबको अपने आगोश में ले रहा था। सबकी आंखें लाल थीं, सबके हाथ कांप रहे थे। कुछ लोगों ने जल्दी जल्दी अपने फोन पर विदाई संदेश लिखने शुरू कर दिए, इस उम्मीद में कि विमान गिरने के बाद शायद किसी को मिल जाए। मौत के इस करीबी एहसास में अमीर गरीब ऊंच नीच के सारे सामाजिक फासले मिट गए थे। अब सबको बस एक ही डर था, मौत का डर। एयर होस्टेस प्रिया की आवाज भर्रा गई, उसकी आंखों में आंसू थे। प्लीज, अगर किसी को अनुभव है तो कृपया आगे आएं। हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, सिर्फ एक व्यक्ति की जो इस पूरी उड़ान को बचा सके। उसकी आवाज मौत की घंटी की तरह पूरे विमान में गूंज गई, लेकिन जवाब में सिर्फ डरावनी खामोशी थी। सबकी निगाहें एक दूसरे को देख रही थीं, बेचैनी, घबराहट और निराशा से भरी हुई। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बाहर सिर्फ तूफान की गड़गड़ाहट और तूफान में डगमगाते विमान के पंखों की आवाज थी। एयर होस्टेस की आवाज अभी भी डर से भरे माहौल में गूंज रही थी। कोई भी यात्री जिसे अनुभव हो, प्लीज आगे आएं। एक मौत का सन्नाटा। हर सेकंड धीरे धीरे बीत रहा था। लोग एक दूसरे को निराशा भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन किसी में हिलने की हिम्मत नहीं थी। अचानक सीट 17 से, जहां शुरू से ही सिर्फ घृणा भरी निगाहें पड़ रही थीं, एक शांत और साफ आवाज गूंजी, मैं कर सकता हूं। पूरा विमान एक साथ उस ओर मुड़ गया। वह थके हुए चेहरे वाला आदमी खड़ा हो गया। उसकी आंखें शांत थीं। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन इस कोलाहल को चीरने के लिए काफी थी। एक पल के लिए कानाफूसी फिर से तेज हो गई। यह आदमी, अरे भगवान, यह तो अपना सूटकेस भी ठीक से नहीं उठा सकता और कहता है कि हवाई जहाज उड़ाना जानता है। मजाक बंद करो, यहां सैकड़ों लोगों की जान दांव पर लगी है। वह महिला जो कुछ देर पहले नाक ढक रही थी, तुरंत बोली, नहीं, हम ऐसे किसी आदमी को विमान नहीं उड़ाने दे सकते। इससे अच्छा है कि हम किसी चमत्कार का इंतजार करें। बिजनेस क्लास में बैठा एक सूट वाला आदमी चिल्लाया, ए तुम क्या समझ रहे हो? यह कोई स्कूटर नहीं है, हवाई जहाज है। तुम उड़ाओगे तो हम सब मारे जाएंगे। रघुवीर का पुराना दोस्त, जो मोटा था और सोने की चेन पहने हुए था, खड़ा हो गया और उंगली उठाकर हौंसते हुए बोला, मैं जानता हूं कि यह पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन आज देखो, एक हारा हुआ बेसहारा इंसान है। तुम उड़ाओगे? हाँ हाँ, हम तो पक्का मरेंगे। ताने और चीखें एक साथ मिल गईं, जैसे कोई अदालत फैसला सुना रही हो। हर नजर में शक, घृणा और डर था, लेकिन रघुवीर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने बस अपनी भौहें सिकोड़ी और शांत दृढ़ आवाज में कहा, मैंने पहले भी उड़ाया है,
मुझे कोशिश करने दो वरना हम सब खतरे में हैं। उसका शांत और दृढ़ अंदाज ऐसा था कि एक पल के लिए पूरा विमान चुप हो गया। डर अभी भी था, लेकिन उसकी दृढ़ता ने उनके दिलों में एक छोटी सी उम्मीद जगा दी। ठीक उसी समय कॉकपिट से एक चीख सुनाई दी, जो घबराहट और डर से भरी थी। मैं और नहीं संभाल सकता। अगर किसी को अनुभव है तो तुरंत अंदर भेजो, जल्दी करो। यह को पायलट की आवाज थी। वह तूफान के बीच संघर्ष कर रहा था, पसीने से लथपथ। कुछ मिनट और देर होती तो यह विशाल विमान हवा के झोंकों में काले बादलों में समा जाता, जहां कोई रडार काम नहीं करता। विमान में तनाव इतना बढ़ गया था कि हर कोई अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। कुछ यात्रियों ने झिझकते हुए उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा। वह महिला अभी भी विरोध कर रही थी, नहीं, हम ये जुआ नहीं खेल सकते। कोई कैसे एक गंदे आदमी पर अपनी जान बचाने के लिए भरोसा कर सकता है? लेकिन बगल में बैठे एक बच्चे के रोने की आवाज ने जैसे सबको झकझोर दिया। उसके पिता ने उसे कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, कुछ न करने से तो कोशिश करना बेहतर है, उन्हें अंदर जाने दो। कई और लोग भी चिल्लाने लगे, हाँ, उन्हें कोशिश करने दो, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जल्दी उन्हें कॉकपिट में भेजो। सारा दबाव हेड एयर होस्टेस पर आ गया। उसने उस आदमी की ओर देखा, उसकी आंखों में चिंता थी। लेकिन ठीक उसी पल रघुवीर ने धीरे से सिर हिलाया और एक अजीब सी शांत मुस्कान दी। एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर किसी का भी दिल थोड़ा शांत हो जाए। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं वादा नहीं करता कि सब ठीक होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं हम सबकी जान बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये शब्द अंधेरे में एक रोशनी की तरह थे। कुछ लोगों ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। एक बूढ़े ने कांपते हाथों से प्रार्थना की, बेटा, हमें बचा लो। को पायलट फिर से चीखा, जल्दी करो, मेरा नियंत्रण खो रहा है। हेड एयर हॉस्टेस ने दांत भींचकर जोर से सिर हिलाया। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। उस थके हुए आदमी ने अपना पुराना कोट ठीक किया और दृढ़ कदमों से कॉकपिट की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ पूरा विमान सांस रोके उसे देख रहा था। जिस आदमी को उन्होंने तिरस्कृत किया था, जिसका मजाक उड़ाया था, अब वही उनकी एकमात्र उम्मीद था। उसका पुराना दोस्त अपनी सीट पर धड़ाम से बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके कहे हुए ताने अब एक चाकू की तरह उसी के दिल में चुभ रहे थे। पूरे विमान में सन्नाटा था। बस उन धीमे लेकिन दृढ़ कदमों की आवाज गूंज रही थी। एक ऐसे इंसान के कदमों की आवाज जो एक जानलेवा लड़ाई में उतरने जा रहा था, न सिर्फ आसमान को वापस पाने के लिए, बल्कि अपनी उस इज्जत को भी वापस पाने के लिए जिसे दफना दिया गया था। और फिर कॉकपिट का दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। कॉकपिट का दरवाजा बंद हो गया। उस छोटी सी जगह में केवल चेतावनी के सायरन और लाल बत्तियों की टिमटिमाहट थी। युवा को पायलट पसीने से लथपथ, कांपते हाथों से कंट्रोल स्टिक पकड़े हुए था। उसने पीछे मुड़कर उस आदमी को देखा जो अभी अभी अंदर आया था। उस आदमी ने धीरे से अपना पुराना चश्मा उतारा और अपने कोट के कोने से पोंछा। फिर उसने सिर उठाया और एक साफ दृढ़ आवाज में कहा, जो एक आदेश की तरह कठोर थी, लेकिन उसमें एक सुकून भी था। मैं कर्नल रघुवीर सिंह चौहान, भारतीय वायु सेना का पूर्व पायलट। उस पल को पायलट जैसे सुन्न हो गया। रघुवीर सिंह चौहान का नाम एविएशन इंडस्ट्री में किसी के लिए भी अनजाना नहीं था। उसका दिल जोर से धड़का। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। हे भगवान, क्या यह वही सियाचिन का हीरो है जिसने एक बार तूफान के बीच से लड़ाकू विमान को सुरक्षित निकाला था? चौहान ने बस सिर हिलाया। उनकी आंखें स्टील की तरह तेज थीं। वह कैप्टन की सीट पर बैठ गए, वह सीट जो 20 साल तक उनका दूसरा घर हुआ करती थी। मुझे इस आसमान से दूर हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन इन हाथों को अभी भी सब याद है।
तुम चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। को पायलट की आवाज भर्रा गई, लेकिन सर लोग तो कह रहे थे कि आप। रघुवीर सिंह चौहान मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दुख और गर्व दोनों था। लोग बहुत कुछ कहते हैं बेटा, सच्चाई तो सिर्फ आसमान जानता है। 10 साल पहले वह वायुसेना के चमकते सितारे थे। तूफान के बीच से अपने साथियों को बचाने की उनकी कहानी आज भी ट्रेनिंग की किताबों में पढ़ाई जाती है। उन्हें देश के फौलादी पंख कहा जाता था, लेकिन एक सिविलियन फ्लाइट में इंजन की तकनीकी खराबी के कारण उन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया, जबकि सच यह था कि गलती उपकरण में थी। फिर भी उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ी, और क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री के ताकतवर लोगों के आगे सिर झुकाने से इनकार कर दिया, उन्हें समय से पहले रिटायर होने के लिए मजबूर कर दिया गया जब वह सिर्फ 40 साल के थे। उसेली दिन से रघुवीर सिंह चौहान गुमनामी में खो गए। वह चुपचाप जिंदगी जीते रहे, रोजमर्रा की मुश्किलों से जूझते रहे। लोगों की दया भरी नजरों में वह एक टूटे हुए पंखों वाले हीरो की तरह याद किए जाते थे, एक ऐसा नाम जो समय के साथ भुला दिया गया था। और आज वह फिर से उसी कॉकपिट में बैठे थे, जहां लाल बत्तियां खतरे का संकेत दे रही थीं, जहां बाहर तूफान गरज रहा था और जहां सैकड़ों जानें एक चमत्कार का इंतजार कर रही थीं। चौहान की असली पहचान की खबर जल्दी ही यात्रियों तक पहुंच गई। एक युवा एयर हॉस्टेस ने सुनते ही दूसरों को बताया, और कुछ ही पलों में पूरे विमान में हैरानी की लहर दौड़ गई। क्या वह कर्नल हैं? वायुसेना के हीरो? यकीन नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने, हे भगवान, मैंने उनके बारे में कितने बुरे शब्द कहे। वह महिला जो नाक ढक रही थी ने अपना सिर झुका लिया, उसके हाथ कांप रहे थे। और वह पुराना दोस्त जिसने उनका मजाक उड़ाया था, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वह हकलाने लगा, क्या यह सच है? रघुवीर सिंह चौहान, यह वही हैं? सारे ताने, सारी हंसी, सारी घृणा भरी निगाहें एक पल में उन पर ही वापस लौट आईं। शर्म की एक लहर पूरे विमान में फैल गई, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक दूसरे से नजरें मिलाए। लेकिन कॉकपिट में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। चौहान ने अपनी सीट बेल्ट बांधी और कंट्रोल स्टिक पर हाथ रखा। उनकी गहरी आवाज एक अनुभवी कमांडर की तरह गूंजी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित करो। उन्हें बताओ कि रघुवीर सिंह चौहान कॉकपिट में वापस आ गया है। हमें लैंडिंग के लिए एक इमरजेंसी कॉरिडोर चाहिए। को पायलट ने घबराकर थूक निगला। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसे नई ताकत मिल गई हो। उसने तुरंत रेडियो चालू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। मुंबई कंट्रोल, यह फ्लाइट VN719 है। कैप्टन उड़ान भरने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारे साथ कॉकपिट में कर्नल रघुवीर सिंह चौहान मौजूद हैं। दूसरी तरफ हलचल की आवाज आई, फिर एक आदमी की घबराई हुई आवाज आई, दोहराओ, तुमने अभी किसका नाम लिया? कर्नल रघुवीर सिंह चौहान। जी वही। उस पल एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोग जैसे सुन्न हो गए। यह नाम एक प्रतीक था, एक आदर्श, जिसने युवा पायलटों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया था। सबने सोचा था कि उन्होंने हमेशा के लिए आसमान छोड़ दिया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज मौत के इस तूफान में वह फिर से सामने आएंगे। एक और आवाज आई, जिसमें उत्साह और भावनाएं थीं। कंट्रोल पुष्टि करता है, हम कर्नल चौहान को अच्छी तरह जानते हैं। जमीन पर सभी सिस्टम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। गुड लक सर। विमान के अंदर वे लोग जो कुछ देर पहले उन्हें भगा रहे थे, तिरस्कार कर रहे थे, अब उसी नाम को सम्मान और पछतावे के साथ फुसफुसा रहे थे। सबकी निगाहें कॉकपिट के बंद दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे वे अपनी आखिरी उम्मीद को देख रहे हों। अंदर रघुवीर सिंह चौहान ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीं और फिर खोलीं। उनकी नजरें दृढ़ और चमक रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, जैसे खुद से और बाहर के विशाल आसमान से कह रहे हों, 10 साल हो गए, आज मैं वापस आ गया हूं। रघुवीर सिंह चौहान ने एक गहरी सांस ली
और धीरे से कैप्टन की सीट पर बैठ गए। सीट से अभी भी चमड़े की वही जानी पहचानी महक आ रही थी, लेकिन अब उनके आसपास ट्रेनिंग का सुरक्षित माहौल नहीं, बल्कि एक जानलेवा युद्ध का मैदान था। उनके गांठदार हाथों ने, जो सालों की मेहनत से उभरे हुए थे, धीरे से कंट्रोल स्टिक को छुआ। एक पल के लिए एक हल्की सी कंपकंपी हुई, लेकिन अगले ही पल उसकी जगह दृढ़ता ने ले ली। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई जो उन पायलटों की आंखों में होती है जिन्होंने आसमान में मौत का सामना किया हो। बाहर बारिश विमान से ऐसे टकरा रही थी जैसे कोई कोड़े मार रहा हो, हवा गरज रही थी और बिजली आसमान को चीर रही थी। हर बिजली की चमक कॉकपिट में रोशनी कर रही थी, जिससे उस आदमी का दृढ़ चेहरा साफ दिख रहा था, जो 10 साल के गुमनामी के बाद वापस लौटा था। उन्होंने माइक्रोफोन उठाया। उनकी गहरी आवाज हेडफोन में गूंजी, "यह रघुवीर सिंह चौहान है, भारतीय वायुसेना का पूर्व कैप्टन। मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत चाहता हूं।" दूसरी तरफ कंट्रोल सेंटर कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। फिर एक भावुक आवाज आई, क्या यह सच में आप हैं? कर्नल चौहान, हमारे पुराने हीरो, मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है। तुरंत इमरजेंसी कॉरिडोर खोलो। मैं इस एयरबस को सुरक्षित जमीन पर उतारूंगा। उनकी आवाज दृढ़ और ठंडी थी, जिसमें किसी भी तरह की देरी की कोई गुंजाइश नहीं थी। कंट्रोल टॉवर ने तुरंत जवाब दिया, "समझ गया सर। रनवे 27 पूरी तरह से खाली कर दिया गया है, बचाव दल तैयार हैं। आपको कामयाबी मिले।" विमान में बैठे यात्रियों को यह बातचीत सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वे सभी बदलाव महसूस कर सकते थे। विमान अभी भी हिल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी फौलादी हाथ ने थाम लिया हो। लोगों ने सांस रोक ली, उनकी आंखें छत पर टिकी थीं और वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। कॉकपिट में युवा को पायलट तनाव में रडार स्क्रीन को देख रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, "हवा की रफ्तार बहुत तेज है दक्षिण पश्चिम से। हम रास्ते से भटक रहे हैं।" चौहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा, दृढ़ता और शांति से कहा, "तुम बस मेरे आदेशों का पालन करो। यह हम दोनों की लड़ाई है।" उन्होंने कंट्रोल स्टिक को आगे बढ़ाया, विमान का कोण बदला और एयरबस एक बार डगमगाया, लेकिन फिर धीरे धीरे संतुलन में आ गया। एक बिजली आसमान को चीरती हुई विमान के ठीक सामने चमकी। एक जोरदार धमाका हुआ और यात्रियों ने डर के मारे चीख मारी। विमान की बत्तियां एक पल के लिए झपकीं और फिर जल गईं। अंदर कई लोग रोने लगे। एक बच्चा चिल्लाया, "मुझे डर लग रहा है।" पिता ने उसे गले लगा लिया, लेकिन उसकी आंखें बंद कॉकपिट की ओर थीं, जैसे वह प्रार्थना कर रहा हो, "सर, प्लीज हमें बचा लीजिए।" कॉकपिट में चौहान की सारी इंद्रियां सतर्क थीं। उन्होंने घड़ी देखी, उनकी नजरें बटनों से भरे कंट्रोल पैनल पर घूमी। उनका हर 22 कर एक मूव सटीक था, बिना किसी गलती के। "गति 5% कम करो, बाएं पंख को 2 डिग्री नीचे करो।" "जी सर" को पायलट ने जवाब दिया। "ऊंचाई 8000 फीट पर लाओ, रनवे के लिए तैयार हो जाओ।" "जी सर।" उनके आदेश छोटे और साफ थे। यह किसी नौसिखिए पायलट के आदेश नहीं थे, बल्कि एक ऐसे योद्धा के थे जिसे अपने साथियों को मौत के मुंह से वापस लाने की आदत थी। विमान हिलता रहा, लेकिन उनके हाथों में अब वह पहले की तरह अनियंत्रित नहीं था। धीरे धीरे एयरबस उनकी बात मानने लगा। कॉकपिट की खिड़की के बाहर मुंबई शहर की रोशनी मोतियों की तरह चमक रही थी, जो बारिश के पर्दे से झांक रही थीं। लेकिन उस रोशनी के बीच अभी भी घने बादल थे जो रनवे को छिपाए हुए थे। कंट्रोल टॉवर से आवाज आई, "VN7 119 हवा का रुख बदल रहा है। अगर आप अभी नहीं उतरते तो हमें आपको दूसरे एयरपोर्ट पर भेजना होगा।" "नहीं," चौहान ने तुरंत जवाब दिया, "हम यहीं उतरेंगे और उड़ान भरी तो ईंधन खत्म हो जाएगा।" को पायलट ने घबराकर थूक निगला, उसके माथे पर पसीना बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी। चौहान ने
कंट्रोल स्टिक को जोर से खींचा, एयरबस एक तरफ झुका और सीधे काले बादलों के एक हिस्से को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उस पल यात्रियों को लगा जैसे वे घने अंधेरे में डूब गए हों। इंजन की गड़गड़ाहट और विमान का कांपना ऐसा था जैसे वह टूट जाएगा। लोग चीखने लगे, एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। कोई भगवान को याद कर रहा था, कोई अल्लाह से दुआ मांग रहा था। फिर अचानक एयरबस बादलों से बाहर निकला और सामने लंबा रनवे दिखाई दिया, जिसकी पीली बत्तियां बारिश और हवा के बीच टिमटिमा रही थीं। कॉकपिट में चौहान धीरे से फुसफुसाए, स्वागत है मेरे पुराने दोस्त। उनके गांठदार हाथों ने कंट्रोल स्टिक को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने धीरे धीरे ऊंचाई कम की और विशाल लोहे का पक्षी रनवे के करीब आने लगा। को पायलट की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें रडार स्क्रीन पर टिकी थीं। सबसे तनावपूर्ण पल आ गया था। सभी यात्रियों ने सांस रोक ली। 1, 2, 3 सेकंड और फिर एक आवाज आई, धम्म। यह धमाका नहीं था, बल्कि पहियों के जमीन को छूने की आवाज थी। लेकिन डर के विपरीत यह लैंडिंग इतनी सहज थी जैसे मखमल पर हुई हो। विशाल एयरबस गीले रनवे पर फिसलता हुआ धीरे धीरे रुक गया। अंदर लोग खुशी से चिल्ला उठे। डर की चीखें सिसकियों में बदलीं और फिर जोरदार तालियों में। एयरबस लैंड कर चुका था, किसी को खरोंच तक नहीं आई थी। सब कुछ इतना शांत था कि यकीन करना मुश्किल था, जैसे बाहर कोई तूफान आया ही न हो। कॉकपिट में रघुवीर सिंह चौहान ने कंट्रोल स्टिक छोड़ी और पीछे झुक गए। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन फिर वह मुस्कुराए। एक ऐसे व्यक्ति की मुस्कान जिसने अभी अभी मौत के हाथों से आसमान वापस छीना था। कॉकपिट का दरवाजा धीरे धीरे खुला। केबिन की पीली रोशनी अंदर आई और उस दुबले पतले आदमी की परछाई को रोशन किया। रघुवीर सिंह चौहान बाहर निकले। उनकी शर्ट पसीने से भीगी हुई थी, बाल तनाव से गीले थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं, दृढ़ जैसे वह अभी अभी एक ऐसे युद्ध से लौटे हों जहां विजेता केवल एक ही हो सकता था। पूरा केबिन खामोश था। लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन अब उनकी आंखों में घृणा या शक नहीं, बल्कि हैरानी और गहरी भावनाएं थीं। वह युवा महिला जो कभी नाक सिकोड़ रही थी, अब सिर झुकाए खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके कड़वे शब्द अब एक बोझ की तरह उसके सिर पर थे और उसमें आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी। वह मोटा आदमी चौहान का पुराना दोस्त अब सफेद पड़ चुका था। उसका घमंड और दिखावा गायब हो गया था। वह कांपते हुए खड़ा हुआ और टूटी आवाज में बोला, तुम आज भी सबसे बेहतर हो। रघुवीर सिंह चौहान के होठों पर एक शांत मुस्कान आई, लेकिन उसमें बहुत वजन था। उन्होंने सीधे अपने पुराने दोस्त की आंखों में देखा, नफरत से नहीं, बल्कि जैसे याद दिला रहे हों, कोई सबसे बेहतर नहीं होता। मैं बस हार मानना नहीं जानता। यह वाक्य वहां मौजूद हर किसी के दिल में तीर की तरह चुभ गया, क्योंकि कुछ देर पहले वे सब हार मान चुके थे। वे निराश हो चुके थे और उस एकमात्र व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे थे जिसने खड़े होने की हिम्मत की थी। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छाई रही। फिर एक कोने से एक झिझकती हुई ताली की आवाज आई। फिर 2, 3 और फिर जैसे सब्र का बांध टूट गया, पूरा केबिन एक साथ खड़ा हो गया और जोर जोर से तालियां बजाने लगा। यह तालियां सिर्फ उस आदमी के लिए नहीं थीं जिसने उन्हें मौत के मुंह से बचाया था, बल्कि यह उस साहस और उस हिम्मत के लिए थीं जिसने हार मानने से इनकार कर दिया था। तालियों की गड़गड़ाहट में उन यात्रियों की सिसकियां और रोने की आवाजें मिल गईं जो अभी अभी जिंदगी और मौत के बीच से गुजरे थे। एक 10 साल का लड़का अपनी मां का हाथ छुड़ाकर चौहान की ओर भागा और अपनी मासूम आंखों से देखते हुए हकलाया, अंकल, क्या आप सुपर हीरो हैं? चौहान ने झुककर उसके सिर पर हाथ रखा और प्यार से मुस्कुराए, नहीं बेटा, मैं बस वो इंसान हूं जो हार नहीं मानता। पास बैठे लोग यह सुनकर चुप हो गए।
यह एक साधारण सा जवाब था, लेकिन इसने कई दिलों को झकझोर दिया, क्योंकि उसमें हार से दूर से अफरा तफरी के बीच इसी दृढ़ता ने उन सबकी जान बचाई थी। एक बूढ़े आदमी ने अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे खड़े होकर उनके सामने सिर झुकाया। इस इशारे के बाद कई और लोग भी एक एक करके सिर झुकाने लगे। वह युवा महिला जिसके आंसू बह रहे थे भी कांपते हुए खड़ी हुई और सिर झुकाकर भर्राई आवाज में बोली, मुझे मुझे माफ कर दीजिए। चौहान ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सिर हिलाया। उनके लिए वे अपमानजनक शब्द अब अतीत थे। उनके लिए केवल सैकड़ों जानें मायने रखती थीं जो अब जमीन पर सुरक्षित थीं। अब केबिन का माहौल न तो तनावपूर्ण था और न ही डरावना, बल्कि यह एक जागृति का क्षण था। लोगों ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि एक इंसान की असली कीमत उसके पुराने कपड़ों या थके हुए चेहरे में नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत और चरित्र में होती है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रघुवीर सिंह चौहान एक कदम पीछे हटे और सीट के सहारे खड़े हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और तालियों की आवाज को खुद में समा जाने दिया। लेकिन वह जानते थे कि यह तालियां सिर्फ एक पायलट के लिए नहीं थीं, बल्कि इस विश्वास के लिए थीं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी कोई एक इंसान खड़े होने की हिम्मत रखता है। और जब विमान का दरवाजा खुलने वाला था, तो सभी यात्रियों ने पूरे सम्मान के साथ उस आदमी के सामने सिर झुकाया जिसे कभी उन्होंने खुद ही तिरस्कृत किया था। हीरो को किसी चौगे की जरूरत नहीं होती, न ही किसी पद की, उसे बस एक दृढ़ दिल की जरूरत होती है। जैसे ही विमान का दरवाजा खुला, तूफान के बाद की नम हवा अंदर आई। यात्री एक एक करके नीचे उतरने लगे, लेकिन कोई जल्दी में नहीं था। वे एक कतार में खड़े हो गए। उनकी निगाहें उस आदमी पर टिकी थीं जिसने उन्हें मौत के मुंह से निकाला था। उसी पल सीढ़ियों की ओर से गहरे नीले रंग का सूट पहने एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आया। वह राष्ट्रीय एयरलाइन का प्रतिनिधि था। वह हांफते हुए आया और गहरा सिर झुकाकर बोला, कर्नल साहब, कैप्टन रघुवीर सिंह चौहान, मैं एयरलाइन की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हम पूरी यात्रा पर नजर रखे हुए थे। हम आपकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हैं और हम आपसे आधिकारिक तौर पर अनुरोध करते हैं कि आप हमारी कंपनी में मुख्य प्रशिक्षक का पद संभालें और नई पीढ़ी के पायलटों को ट्रेनिंग दें। यह प्रस्ताव हवाई अड्डे पर गूंज गया और कई लोग चौंक गए। जो यात्री वहां खड़े थे वे और भी भावुक हो गए। उनकी आंखों में चमक आ गई। आखिरकार न्याय ने उस इंसान तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लिया था जिसे भुला दिया गया था। लेकिन रघुवीर सिंह चौहान बस मुस्कुराए। उन्होंने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा जो अभी अभी तूफान से गुजरा था। भूरे बादल अभी भी तैर रहे थे, लेकिन सुनहरी धूप चमकने लगी थी। उनकी आंखों में वह आसमान सिर्फ विमानों का नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों का भी था, जहां रोशनी अंधेरे को चीर सकती थी। उन्होंने मुड़कर शांत आवाज में कहा, और उनके शब्द वहां मौजूद हर किसी के दिमाग में छप गए, पद छीना जा सकता है, शोहरत छीनी जा सकती है, लेकिन काबिलियत कभी नहीं। मुझे किसी पद की जरूरत नहीं है। मुझे बस इस विश्वास को बनाए रखना है कि मैं अभी भी एक पायलट की तरह जी सकता हूं, भले ही मैं पायलट की सीट पर न बैठूं। प्रतिनिधि चुपचाप खड़ा रह गया। कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। चौहान की आंखों में पद का लालच नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान की शांति थी जो शोहरत और गुमनामी दोनों से गुजर चुका था और अपने पास सिर्फ एक चीज रखी थी, आत्मसम्मान। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, हर कदम हल्का लेकिन दृढ़, जैसे वह जमीन पर नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की आत्मा पर कदम रख रहे हों। जिन यात्रियों ने कभी उनका अपमान किया था, अब वे चुपचाप रास्ता बना रहे थे। वह महिला जो नाक सिकोड़ रही थी, एक तरफ सिर झुकाए खड़ी थी। वह पुराना दोस्त जो मजाक उड़ा रहा था, चुपचाप खड़ा था, एक शब्द भी
नहीं बोल सका। उनकी आंखों में अब सिर्फ शर्मिंदगी थी। रघुवीर सिंह चौहान एक पल के लिए रुके, मुड़कर उन्हें देखकर मुस्कुराए। मुझे आप लोगों से माफी नहीं चाहिए। आज मैं बस चाहता हूं कि आप सब एक बात याद रखें, किसी इंसान को उसके बाहरी रूप से कभी मत कार आंकना, क्योंकि कुछ पंख टूटने के बाद भी उड़ने का हौसला रखते हैं। इन शब्दों ने कई लोगों को रुला दिया और उस शोरगुल वाले हवाई अड्डे पर एक अजीब सी चीज हुई। सभी यात्री जिन्होंने कभी मजाक उड़ाया था, शक किया था, एक साथ सीधे खड़े हो गए और एक बार फिर तालियां बजाने लगे। किसी ने शुरू नहीं किया, यह तालियां दिल से निकली थीं। चौहान ने धीरे से सिर हिलाया और चुपचाप आगे बढ़ गए। अपने पीछे उन लोगों को छोड़ गए जो उन्हें खामोशी से देख रहे थे। उन्हें किसी सम्मान की जरूरत नहीं थी। उनके लिए बस एक बात मायने रखती थी। उन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा और आज यह आसमान उनका ही था। कहानीकार ने अपनी आवाज धीमी कर ली, जैसे वह हर शब्द को सुनने वालों के दिलों में उतारना चाहता हो। शायद उस उड़ान का सबसे यादगार पल वह नहीं था जब विमान रनवे पर उतरा, बल्कि वह था जब एक तिरस्कृत आदमी सैकड़ों लोगों की सम्मान भरी नजरों के बीच कॉकपिट से बाहर निकला। क्योंकि वहां जिंदगी और मौत से भी बड़ा एक सबक था। किसी इंसान को उसके बाहरी रूप से कभी मत आंकना। पुराना कोट, उलझे बाल, थका हुआ चेहरा, यह सब सिर्फ एक बाहरी परत है। किसी की इज्जत का फैसला उसके कपड़े नहीं, बल्कि उसके अंदर का दिल और हिम्मत करती है। अगर हम दूसरों को सिर्फ पूर्वाग्रह और बाहरी रूप से देखेंगे तो हम एक महान आत्मा को पहचानने का मौका खो देंगे। असली ताकत पद, मेडल या वर्दी में नहीं होती। ये चीजें छीनी जा सकती हैं, लेकिन एक चीज है जिसे कोई नहीं छीन सकता, मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत। रघुवीर सिंह चौहान इसका सबूत थे। जब सब घबराए हुए थे, जब पूरा विमान निराश था, वह अकेले खड़े हुए और एक साधारण सा वाक्य कहा जिसने सबको चुप करा दिया, मैं कर सकता हूं। एक न्यायपूर्ण समाज वह नहीं है जहां गलतियां नहीं होती, बल्कि वह है जहां एक ठुकराए हुए इंसान को अपनी असली कीमत साबित करने का मौका मिलता है। और जब कोई इंसान एक निर्णायक पल में खड़ा होता है तो वह न सिर्फ सैकड़ों लोगों की जान बचाता है, बल्कि पूरे समाज का विश्वास भी बचाता है। क्योंकि सामाजिक विश्वास एक दिए की तरह है। जब वह टिमटिमाने लगे तो उसे फिर से जलाने के लिए बस एक दृढ़ लौ की जरूरत होती है। उस दिन चौहान के साहस ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में विश्वास का दिया फिर से जला दिया था। सफलता अंततः दिखावे के लिए नहीं होती। सफलता का असली मतलब तब होता है जब उसका इस्तेमाल लोगों को बचाने और शांति लाने के लिए किया जाए। यह विनम्रता ही सबसे सात बर में बता है बड़ा गुण है जो एक इंसान दुनिया के लिए छोड़ सकता है। यह कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। दूसरों की नजरों को अपनी कीमत तय करने मत दो। लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपको नीचा दिखा सकते हैं, आपको नकार सकते हैं, लेकिन जब तक आप हार नहीं मानते, एक दिन आप ही अपनी कहानी फिर से लिखेंगे। इस दुनिया में घूरती हुई नजरों की कमी नहीं है, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए एक दृढ़ दिल की जरूरत है। रघुवीर सिंह चौहान की तरह, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि जब असली हिम्मत बोलती है तो सारे पूर्वाग्रहों को सिर झुकाना पड़ता है। तूफान के बाद मुंबई का आसमान साफ हो रहा था। भूरे बादल अभी भी तैर रहे थे, लेकिन सुनहरी धूप गीले रनवे पर चमक रही थी। इस नज़ारे के बीच एक दुबला, पतला आदमी धीरे धीरे विमान की सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसने वर्दी नहीं पहनी थी, ना कोई मेडल, न फूलों की माला। वही पुराना कोट, वही घिसे हुए जूते, जैसे वह कुछ घंटे पहले विमान में चढ़ा था। लेकिन सबसे बड़ा फर्क लोगों की नजरों में था जो उसे देख रही थीं। अब कोई घृणा नहीं थी, कोई ताना नहीं था, बल्कि एक सम्मानजनक खामोशी थी। लोग चुपचाप रास्ता बनाकर उसे जाने दे रहे थे। वह महिला जो नाक ढक रही थी, अब सिर झुकाए खड़ी थी। वह पुराना दोस्त
जो मजाक उड़ा रहा था, चुपचाप खड़ा था। वे दोनों और कई अन्य यात्री एक ही भावना महसूस कर रहे थे, एक इंसान को गलत समझने की शर्मिंदगी। चौहान धीरे धीरे चले। उनका हर कदम वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की यादों में बस गया। उन्हें मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी, न ही कोई सफाई देने की, क्योंकि जो सच्चाई उन्होंने आसमान में साबित की थी, वही सबसे बड़ा जवाब था। कहानीकार एक पल रुका और फिर धीरे से समाप्त किया। एक असली हीरो को रोशनी की जरूरत नहीं होती, न फ्लैश की, न मंच की, और न ही देर से मिली तालियों की। उन्हें बस एक पल चाहिए, यह साबित करने के लिए कि न्याय और हिम्मत कभी नहीं सोते। उस पल लोगों को समझ आया कि असली कीमत कपड़ों, पद या शोहरत में नहीं, बल्कि इस बात में है कि एक इंसान तब क्या करता है जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो। और अब जब कहानी खत्म हो गई है, एक सवाल हम सबके मन में रह जाता है। अगर आप उस फ्लाइट में होते, तो सच्चाई सामने आने से पहले आप उन्हें किस नज़र से देखते, जरा खुद को उन यात्रियों की जगह रखकर सोचिए। क्या आप मजाक उड़ाने वालों में से होते, या आप में इतनी हिम्मत होती कि आप उस इंसान पर भरोसा करते जिसे पूरी भीड़ नकार रही थी? क्योंकि कभी कभी हम दूसरों को कैसे देखते हैं, यह हमारी अपनी असली कीमत को दर्शाता है। अगर आपने इस कहानी से कुछ महसूस किया है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आप कर्नल चौहान को किस नज़र से देखते, और आज के समाज को कैसे लोगों की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें, ताकि आप अगली कहानियों से न चूकें। क्योंकि क्या पता एक दिन आप ही न्याय की इस न सोने वाली कहानी को आगे लिखें। दोस्तों, आप सब कहाँ कहाँ से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं, और आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही मजेदार या प्रेरणादायक कहानी है, तो उसे हमारे साथ साझा करना न भूलें, ताकि हम सब उसे एक साथ सुन और पढ़ सकें।